हेलो फ्रेंड्स, यूनी एग्ज़ाम्स आईएएस पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। तो आइए इस अपने करंट अफेयर्स के सेगमेंट को, इस सीरीज़ को और आगे ले जाते हुए आज हम कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और उन पे बेस्ड कुछ सवाल लगाएंगे। और चूंकि अब वो दिन दूर नहीं है जब यूपीएससी नोटिफिकेशन जारी होगा, जैसे कि हर साल हम देखते हैं फरवरी में जारी होता है नोटिफिकेशन, तो हमें नोटिफिकेशन के वेट नहीं करना है उसका, हमें अपनी तैयारी को पहले से ही क्या करना है, करते रहना है, जिससे कि हमारा रिवीजन जो है कम से कम 3 से 4 बार एग्ज़ाम से पहले हो सके। तो आइए आज के टॉपिक्स को शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का पहला टॉपिक है, आप जैसा कि इमेज में देख रहे हैं, ये एक न्यूज़पेपर कटिंग है द हिंदू का। हेडलाइंस में आप देख रहे हैं कि यूरेशिया रिंग्स इन न्यू ईयर एज फुली इंटीग्रेटेड ईयू मेंबर, दैट इज यूरोपियन मेंबर। नए साल पे इस जो 2023 ईयर था, अब जो है क्रोएशिया पूरी तरीके से यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन चुका है। ठीक है, अब इसके बारे में और बात करेंगे हम आगे। तो अभी हुआ क्या कि क्रोएशिया ने जो यूरोपियन करेंसी है, जिसको हम यूरो कहते हैं, उसको क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। वैसे तो अगर बात करें क्रोएशिया की, तो ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा तो पहले ही बन चुका था 2013 में, बट सर्टेन कंडीशंस उसको फुलफिल करने थे इन ऑर्डर टू अडॉप्ट द यूरोपियन करेंसी दैट इज यूरो अडॉप्ट करने के लिए उसको कई सारे जो स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक कंडीशंस थे उसको फुलफिल करने थे, ताकि उसके बाद ही वो क्या कर सकता है, वो पूरी तरीके से यूरोपियन यूनियन के तहत क्या कर सकता है, इंटीग्रेट हो सकता है। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसा कि हमने बताया कि क्रोएशिया जो है 2013 में यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बना था, लेकिन इसने जो इसकी करेंसी है, करंट जो करेंसी अभी थी, नेशनल करेंसी की बात करें, दैट इज कूना, वो अभी तक चल रहा था और इसने अभी तक यूरो करेंसी को अडॉप्ट नहीं किया था। बट अब जो है 2023 में अब क्या है, ये पूरी तरीके से यूरोपियन यूनियन के क्या कर रहा है, अंदर आ गया और इसने करेंसी अडॉप्ट कर लिया है। और उसके साथ साथ बहुत सारे जो बॉर्डर चेक पॉइंट्स थे उसको भी क्या किया, रिमूव कर दिया है। और उससे क्या हुआ कि ये जो शेंगन जोन है यूरोपियन यूनियन का या यूरोप का, उसके अंदर ये शामिल हो गया है। ओके, तो उससे फायदा क्या होगा कि अब बिना वीजा के जो भी मेंबर्स हैं, शेंगन एरिया के जो भी मेंबर्स हैं, 27 मेंबर्स, उसमें क्या कर सकते हैं, विदाउट वीज़ा क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। और जो भी कंट्रीज़ हैं उनके बॉर्डर पे वीज़ा की डिमांड नहीं की जाएगी, विदाउट इमिग्रेशन चेक के बिना ही वो एंटर कर सकते हैं, चाहे काम के लिए या फिर लेजर पर्पस, घूमने के पर्सपेक्टिव से वो जाएं, किसी भी तरह से वो जा सकते हैं। दैट इज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे शेंगन जोन, क्रोएशियन पीपल नाउ आर फ्री टू रोम। कहाँ पे, 27 मेंबर कंट्रीज हैं जो शेंगन के, बिना पासपोर्ट या वीज़ा के, फॉर वर्क और लेजर एक्टिविटीज़, जैसे फॉर रिलैक्सेशन या घूमने के या टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से अगर वो इन कंट्रीज़ में, इन देशों में जा सकते हैं। ओके, शेंगन एरिया की बात करें तो इसमें 27 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। ठीक है, 27 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और इन कंट्रीज़ ने क्या किया है, एक ग्रुप बनाया है अपना, जिसको हम शेंगन एरिया के नाम से जानते हैं। और उसमें इंटरनल जो बॉर्डर्स हैं इन कंट्रीज के, दे आर फ्री एंड अनरिस्ट्रिक्टेड। वो मूवमेंट के लिए, आवाजाही के लिए क्या है, फ्री हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो ट्रैवल कर सकते हैं, वो काम के पर्पज से जा सकते हैं, जैसा हमने पहले बात किया। ठीक है, और इसको हम क्या एक तरीके से क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म शेंगन वीज़ा बोल सकते हैं अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें तो। और बट इसके लिए क्या है, इनको कॉमन रूल्स फॉलो करने, कुछ कॉमन रूल्स या कंडीशंस अडॉप्ट करने पड़ेंगे इन सभी कंट्रीज को, एक तरीके का यूनिफॉर्मिटी या यूनिफॉर्म रेगुलेशन तैयार करने के लिए। ओके, जो इनके एक्सटर्नल बॉर्डर्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ये कॉमन रूल्स क्या हैं, बहुत ही ज़रूरी हैं। उसके साथ साथ जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उनसे फाइट करने के लिए भी कॉमन रूल्स का होना बिल्कुल ज़रूरी है, जिससे कि जो जुडिशियल सिस्टम है इन कंट्रीज़ का, जो कॉमन जुडिशियल सिस्टम है,
उसको हैंडल किया जा सके और इसके साथ ही साथ पुलिस कोऑपरेशन भी क्या हो पॉसिबल हो पाए। तो अगर हम शेंगन एरिया की बात करें तो लगभग मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज इसमें शामिल हैं एक्सेप्ट आयरलैंड। आयरलैंड जो है शेंगन एरिया का क्या है हिस्सा नहीं है। और कुछ देश जो हैं वो आगे चल के इसके मेंबर इस एरिया का पार्ट या हिस्सा बनने वाले हैं। वो कंट्रीज कौन कौन से हैं? रोमानिया, बुल्गारिया एंड सिप्रस। ये तीनों कंट्रीज आगे मेंबर बन सकते हैं इन फ्यूचर। ओके, तो ऑल्दो नॉट मेंबर्स ऑफ यूरोपियन, कुछ ऐसे यूरोपियन ऐसे कंट्रीज हैं जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है बट क्या है वो शेंगन एरिया का पार्ट हैं। मतलब यूरोपियन यूनियन का पार्ट ना होते हुए भी आप शेंगन एरिया का हिस्सा बन सकते हैं। कौन कौन से वो कंट्रीज हैं? वो कंट्रीज हैं नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और लीचेस्टीन। ठीक, ये सारे कंट्रीज ऐसे कंट्रीज हैं जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा ना होते हुए भी इस एरिया का शेंगन एरिया का पार्ट है। और उसके साथ साथ कुछ स्पेशल मेंबर्स भी हैं जैसे अजोर्स हो गया, मडीरा हो गया, कैनरी आइलैंड्स। ये तीनों क्या हैं? आइलैंड हैं। आइलैंड है जो कि इस एरिया का क्या है हिस्सा है। ठीक, इस एरिया का क्या है हिस्सा है। दे आर स्पेशल मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन और शेंगन जोन का भी क्या है पार्ट है। इवन दो, जबकि ये क्या है ये आइलैंड जो हैं वो यूरोपियन यूनियन के बाहर हैं, उसके बाद ही भी ये हिस्सा है। तो एक तरीके से हम देख सकते हैं ये कोई प्री रिक्विजिट कंडीशन नहीं है कि आप अगर यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है तो आप शेंगन एरिया में शामिल नहीं हो सकते। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ये आपका पूरा मैप है यूरोप का जो शेंगन एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ये जो येलो पार्ट आप देख सकते हैं आयरलैंड, ये उस कंट्री को दिखाता है जो इसका क्या है हिस्सा नहीं है। ठीक है, ओके। और ये जो ये कलर आप देख रहे हैं ये सारे कंट्रीज जो हैं वो शेंगन एरिया के क्या हैं हिस्सा है, उसका पार्ट है। और आप जो ये लाइट कलर में देख रहे हैं जैसे नॉर्वे हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया या आइसलैंड होगा, ये सारे वो कंट्रीज हैं जो यूरोपियन यूनियन का क्या है पार्ट नहीं है बट वो शेंगन एरिया का हिस्सा है। ओके, यहां पे आप देख सकते हैं नॉन यूरोपियन बट पार्ट ऑफ शेंगन एरिया। तो ये सारे कंट्रीज आप मैप देख सकते हैं। और ये जो रोमानिया, बुल्गारिया आप देख रहे हैं और सिप्रस, ये तीनों क्या है इन फ्यूचर में मेंबर बन सकते हैं इस एरिया का। अभी जो रीसेंट न्यूज जिसकी वजह से हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो है क्रोएशिया। अब जो है क्रोएशिया भी क्या हो गया है इस एरिया में पूरी तरीके से शामिल हो चुका है। तो यहां पे क्रोएशिया भी अब इसका हिस्सा है शेंगन एरिया का। ओके, आइए सवाल देखते हैं इस टॉपिक पे। सवाल क्या कहता है हमारा? विद रेफरेंस टू शेंगन एरिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आइए देखते हैं। पहला है द कंट्रीज दैट आर मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन कैन ओनली बिकम पार्ट ऑफ द शेंगन एरिया। वही देश इसका हिस्सा बन सकते हैं जो क्या है पार्ट है किसका? यूरोपियन यूनियन का। इसकी बात करें तो हम इस स्टेटमेंट को गलत बता सकते क्योंकि इसके बारे में हमने अभी पहले देखा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा कहता है क्रोएशिया रिसेंटली ज्वाइंड द यूरोप शेंगन जोन। क्रोएशिया ने अभी हाल में ही इस जोन का क्या किया है हिस्सा बना है या ज्वाइन किया है। ये हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो कहता है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज या आर करेक्ट। कौन सा सही है? चूंकि करेक्ट पूछा है यहां पे हमारा सेकंड ऑप्शन सिर्फ करेक्ट है तो और आंसर विल बी बी, दैट इज 2 ओनली। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो प्रज्वला चैलेंज से रिलेटेड है। जैसा कि आप ये पीआईबी का कटिंग देख सकते हैं स्क्रीन पे। रिसेंटली अभी लॉन्च किया, इसे किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। ये नेशन वाइड इनिशिएटिव है। किसके लिए? जो रूरल इकोनॉमी है उसको इंप्रूव करने के लिए, उसमें बदलाव या उसमें ट्रांजिशन लाने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, ये चैलेंज लॉन्च किया गया है। इसी के बारे में हम फर्दर जानेंगे। तो अगर बात करें किसके द्वारा लॉन्च किया गया, वैसे तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत किया गया है और स्पेसिफिकली अगर बात करें तो ये दीनदयाल अंत्योदय योजना
नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका काम क्या है, इसमें इनवाइट किया जाएगा वेरियस स्टेक होल्डर्स को, ताकि वो अपने आइडियाज़, अपने सॉल्यूशंस या जो भी एक्शंस है उसके साथ आगे आएँ और जो इंडिया की रूरल इकोनॉमी है उसको डेवलप करने में क्या करे, अपना पार्टिसिपेशन दे सके या उसमें एक हिस्सेदार बन सके। तो एक तरीके से ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी रूरल इकोनॉमी को क्या करने के लिए, और ज़्यादा बेहतर और पहले से बेहतर और इम्प्रूव करने के लिए। जैसे इसमें इंडिविजुअल्स शामिल हो सकते हैं, सोशल एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं जो सोशल एस्पेक्ट्स पे काम करते हैं, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, विमेन स्पेसिफिक जो भी चीज़ें हैं। साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, सिविल सोसाइटी, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, ओके, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। तो इस तरीके से बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस या स्टेक होल्डर्स इसका हिस्सा बन सकते हैं, वो आगे आ सकते हैं, ठीक है, और अपने सॉल्यूशंस के साथ क्या कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे उसको एक्शन फॉर्म में लाया जा सके और रूरल इकोनॉमी है उसमें बदलाव किया जा सके। और ये इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस की बात कर सकता है, कैसे हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, ओके। उसके साथ साथ इंक्लूसिव ग्रोथ, वैल्यू चेन इंटरवेंशन की बात करता है, जो भी मार्केट है उनके लिए। साथ ही साथ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा देता है, जो कि रूरल इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट क्या है, पार्ट है, हिस्सा है। और ये सॉल्यूशंस कॉस्ट इफेक्टिव होने चाहिए, जो कि बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हाई कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते हम। वो सस्टेनेबल होना चाहिए एक तरीके से, कि एनवायरनमेंट को भी हम ध्यान दें, जो फ्यूचर को देखते हुए सॉल्यूशंस लेके आएँ, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें और लोकलाइज्ड मॉडल या एरिया, जो पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से क्या हो, आइडियाज़ या जो भी इनिशिएटिव्स है वो लॉन्च किए जा सके, ओके। तो मेजर ओवरऑल अगर प्रज्वला चैलेंज की बात करें तो ये 5 कैटेगरीज में क्या करते हैं, लाई करते हैं। पहला है उसमें से फोकस ऑन वेमेन एंड मार्जिनलाइज सेक्शन, इनसे रिलेटेड इनिशिएटिव्स लाए जा सकते हैं। लोकलाइज्ड मॉडल्स हो गए पर्टिकुलर एरिया या रूरल एरिया के लिए। सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल तरीके से सस्टेनेबल आइडियाज़ हो, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करें रूरल इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। उसके साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, उसके बारे में हमने अभी देखा। और लास्ट जो है मल्टी सेक्टोरल आइडियाज़ और सॉल्यूशंस होने चाहिए, ओके। तो अगर हम बात कर ले दीनदयाल अंत्योदय योजना की, जो कि क्या है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जिसको हम बोलते हैं, तो एक तरीके से ये फ्लैगशिप स्कीम है पॉवर्टी एलिविएशन के लिए। ये पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स लेके आता है, जिससे जो रूरल एरियाज़ है उनका क्या हो सके, जो हाउस होल्ड इनकम है उसको बढ़ाया जा सके, लाइवलीहुड जनरेशन को प्रमोट किया जा सके और उनको आसानी से क्या किया जा सके, जो फाइनेंशियल क्रेडिट है या हेल्प है वो मुहैया करवाया जा सके। तो इन सब चीज़ों पे ये स्कीम, जो फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट का, काम करता है। तो आइए सवाल देखते हैं। हमारा सवाल क्या कहता है, द प्रज्वला चैलेंज रिसेंटली इन द न्यूज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द मिनिस्ट्री गिवन बिलो, किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। कभी कभी ये वन लाइनर्स क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं हमारे प्रीलिम्स एग्जाम में, ओके। तो हमने अभी इसके बारे में पूरा जो है डिटेल में पढ़ा है, तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है इसका आंसर देना। दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये इसका आंसर है, ओके। आइए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये द हिंदू का आर्टिकल है, ये है विरासत फेस्टिवल से रिलेटेड। विरासत जो है ये एक तरीके क्या है, साड़ी से रिलेटेड फेस्टिवल है। साड़ी जो है अगर बात करें तो इंडिया के आर्ट एंड कल्चर के बारे में बताता है। ये जो भी इनसे जुड़े जो भी डिटेल्स हैं उसके बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इट विल सेलिब्रेट, एक तरीके से ये जो 75वीं साल है आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसके अंडर इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है, या इस फेस्टिवल को मनाया जा रहा है। और अभी जो मनाया जा रहा है ये इसका सेकंड फेज है इस फेस्टिवल का। पहला फेज जो है दिसंबर में मनाया गया था, जो कि अब खत्म हो गया, अभी सेकंड फेज चालू है।
तो आइए इसके बारे में बात करें हम। तो एक तरीके से इसका मकसद है कि जो हमारा फोकस है, चूँकि हम ज़्यादातर वेस्टर्न आइडियाज़ की तरफ जा रहे हैं, तो जो हमारे पहले से जो आर्ट एंड कल्चर है, जो मतलब जो ड्रेसिंग है, उसको वापस से एक तरीके से रिन्यू करना, उस पर लोगों का ध्यान आकर्षण करना या केंद्रित करना। तो उसी के लिए ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है, जिसमें वेरियस ऑलमोस्ट 75 जो हैंड वोवन साड़ी है इंडिया का, जो इंडिया के वेरियस स्टेट्स में फेमस है उस पर्टिकुलर एरिया के लिए, तो उसी के एज अ थीम बेसिस पे इस फेस्टिवल को लॉन्च किया जा रहा है। इसके तहत बहुत सारे अदर जो है प्लेटफॉर्म्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स द्वारा लॉन्च किया गया है। काम क्या करेगा, इट विल क्या करेगा, अट्रैक्ट पीपल, लोगों को आकर्षित करेगा, और साथ ही साथ पार्टिसिपेशन ऑफ फेमस जो हैंडक्राफ्टेड वैरायटीज ऑफ साड़ी हैं वो इस फेस्टिवल में हमें देखने को मिलेंगे। और एक तरीके से इन साड़ीज का क्या होगा, दोबारा से क्या होगा, प्रमोशन होगा, रिजुवेनेशन कह सकते हैं हम, और इसको हम प्रमोट कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, एक तरफ तो हमारा जो आर्ट एंड कल्चर है जो सदियों से चला आ रहा है उसको प्रमोशन मिलेगा, वहीं साथ साथ जो इस हैंडलूम जो हैंड क्राफ्टेड साड़ी हैं, इनसे जुड़े जो लोग हैं या जो कम्युनिटी हैं, कहीं ना कहीं उनके जो लाइवलीहुड जनरेशन में हेल्प करेगा, और उनके लिए एक तरीके से पहले से बेहतर इनकम का भी एक साधन या एक माध्यम बन सकता है। तो बहुत सारे यहाँ पे साड़ीज़ की बात हो रही है जो तरह तरह तरीक़ों से बनाए गए हैं, जैसे टाई एंड डाई मेथड हो गया, चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी साड़ीज़ हो गए, हैंड ब्लॉक साड़ी, फुलकारी हो गया, कलमकारी, बहुत सारे के बारे में हमने सुना है, बट इसमें कई सारे ऐसे साड़ी है जिसके बारे में हमने पहले नहीं सुना है। तो एक तरीके से ये आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो इस पर एक बार ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, और बहुत सारी एक्सक्लूसिव हैंडलूम साड़ीज़ के बारे में बात होगी इसमें, जैसे कि जामदानी हो गया, इकत हो गया, पोचमपल्ली, बनारस ब्रोकेड जिसके बारे में काफ़ी हम जानते हैं, तो सर सिल्क हो गया जिसको चंबा के नाम से भी जानते हैं, पटोला हो गया, पैठानी। तो इसी तरीके से बहुत सारे वैरायटीज़ के बारे में बात करेंगे। जो मेनली जो थीम है वो उसमें उसके तहत 75 हैंडलूम साड़ीज़ को रखा गया है इस फेस्टिवल के तहत, और इसको और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए हैशटैग एक सोशल मीडिया कैंपेन भी चलाया जा रहा है। किस नाम से, हैशटैग माई साड़ी माई प्राइड, इन ऑर्डर टू सपोर्ट जो भी हैंडलूम वीवर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, उनकी लाइफ को और ज़्यादा पहले से बेहतर बनाने के लिए, और रिन्यूड फोकस जो एज ओल्ड ट्रेडिशन है जिसके बारे में हमने बताया, ये एक तरीके से इसको जो ये आर्ट है या कल्चर है या जो साड़ी बुनने का तरीका है, कहीं उसको हम कहीं खो न दे, कहीं वो हमारे कल्चर से क्या हो, एक्सटिंक्ट ना हो जाए। इस वजह से हमें क्या करना है, इस वजह से ये जो फेस्टिवल में और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हाँ ठीक है, हमारे कंट्री के लिए भी, और साथ ही साथ जो हैंडलूम कम्युनिटी है, जो वीवर्स हैं, जो बुनाई करता हैं, उनके लिए भी। ओके, और हैंडलूम सेक्टर की अगर हम बात करें तो एक तरीके से हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे कंट्री के जो रिच और डाइवर्स जो आर्ट और कल्चर है, जो हेरिटेज है, उसको कहीं ना कहीं दर्शाता है, साथ ही साथ जिसकी वजह से हमारा जो देश है वो ग्लोबल लेवल पे जाना जाता है। और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट तो एक इसका इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ही, जिसको हम नकार नहीं सकते। और साथ ही साथ विमेंस से भी कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर उसमें महिला भी होती हैं इन हैंडलूम वीवर्स में, तो एक तरीके से उनकी भी कंडीशन कहीं ना कहीं इम्प्रूव होगी, और एक तरीके से हम वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो इसको एक तरीके से ये पूरा जो फेस्टिवल है सेलिब्रेट किया जाएगा। ओके, और कुछ अगर इम्पॉर्टेंट कुछ साड़ीज़ के बारे में अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल, वैसे तो आप PIB के लिंक पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको स्टेट वाइज जो भी साड़ीज़ है जो इस फेस्टिवल में रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिनको वो सारे आपको टैब्यूलर फॉर्म में दिए हैं, तो एक बार आप उसको देख सकते हैं। ओके, अगर हम बात करें जैसे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से कौन कौन से जुड़े साड़ी हैं,
ललितपुर साड़ी हो गया, जैसे बनारस ब्रोकेड जो कि काफ़ी फेमस है, जंगला हो गया, तंचोई, कटवर्क एंड जामदानी। तो ये सारे क्या हैं, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड साड़ी हैं, हैंडलूम साड़ीज़ हैं। वहीं अगर तेलंगाना की बात करें तो पोचमपल्ली साड़ी, सिद्दीपेट, गोल्ला बंबा साड़ी, नारायणपेट साड़ी, तो ये सारे कहाँ से बिलोंग करते हैं, तेलंगाना। वहीं मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो महेश्वरी साड़ी और चंदेरी साड़ी काफ़ी क्या है, फेमस है। अगर महेश्वरी साड़ी की बात करें तो ये इसके लिए कौन जाना जाता है, अगर इसकी बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल पर्सनालिटी हैं रानी अहिल्याबाई, उनसे जुड़ी क्या है, उनसे जुड़ा जो प्लेस है, जो महेश्वर सिटी है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, वो इस साड़ी के लिए जाना जाता है क्योंकि अहिल्याबाई के द्वारा वहाँ पे क्या किया गया था, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाया गया था और बाद में वही इंडस्ट्री इस साड़ी के लिए फेमस हुआ। तो एक तरीके से उन्हीं का कंट्रीब्यूशन था जो कि आज इस साड़ी के बारे में हम देख रहे हैं या जान रहे हैं। ओके, तो इस फेस्टिवल में बहुत सारे थीम्स से जुड़े क्या करेंगे, टॉपिक्स हैं जिसको मनाया जाएगा, जैसे विरासत, सेलिब्रेटिंग द हेरिटेज, या फिर विरासत एक धरोहर जो साड़ी वीवर से जुड़ा है, जहाँ पे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आप खरीद सकते हैं वहाँ से, विरासत के धागे। तो इस तरीके से बहुत सारे थीम्स पे ये फेस्टिवल एक बड़े लेवल पे मनाया जा रहा है। तो ये ओवरऑल इसके बारे में टॉपिक था। और आप ये दे सकते हैं इंडिया का मैप, यहाँ पे वेरियस स्टेट्स के जो भी हैंडलूम्स से जुड़े जो भी आइटम्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं उनको आप देख सकते हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में पश्मीना हो गया, या फिर पंजाब फुलकारी हो गया। तो इस तरीके से ओवरऑल बहुत सारे क्या है, इंडिया में हैंडलूम आर्ट क्या है, प्रेजेंट है। तो इसी वजह से, इनकी वजह से ही हमारा जो है इंडिया ग्लोबल लेवल पे जाना जाता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। आइए देखते हैं पेयर्स को। पहला प्रोमिनेंट साड़ी, देन किस स्टेट से बिलोंग करता। हमें क्या करना है, पेयर को देखना है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है। पहला है जांगला, जांगला क्या, उत्तर प्रदेश। इसकी बात करें तो ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, हमने देखा अभी इसको पहले। दूसरा है नारायणपेट साड़ी, आंध्र प्रदेश। अगर इसकी बात करें, सेकंड अगर ऑप्शन की बात करें तो ये हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि नारायणपेट साड़ी जो है तेलंगाना से बिलोंग करता है। ओके, वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो क्या है, महेश्वरी साड़ी, जो कि बिल्कुल सही है। इसके बारे में भी हमने काफ़ी डिटेल में इस पर्टिकुलर साड़ी के बारे में बात किया। तो कहता हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड। ऊपर दिए गए कितने पेयर्स हमारे सही हैं, चूंकि हम देख सकते हैं 2 सही हैं, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी, दैट इज ओनली 2 पेयर्स। तो ये नया पैटर्न है जो यूपीएससी हमसे हमारे एग्जाम्स में पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलते हैं। आइए देखते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है वो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड से जुड़ा हुआ, अथॉरिटी से जुड़ा हुआ हमारा क्या है, टॉपिक है। अभी जो ये अथॉरिटी है IEPF जो अथॉरिटी है, इसने एक कैंपेन लॉन्च करेगा ये इन द फ्यूचर, किससे रिलेटेड, टू क्रिएट या टू जनरेट अवेयरनेस रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसीज और ऑनलाइन गेमिंग। चूँकि हमने रिसेंटली अभी पढ़ा है अपने पिछले वीडियोस में कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने क्या किया है, या गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो ऑनलाइन गेमिंग है या ई स्पोर्ट्स है उसको एज अ मल्टी स्पोर्ट इवेंट के तौर पे इंक्लूड कर लिया है। तो इस वजह से भी ये इससे जुड़ा अवेयरनेस और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ताकि जो ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े जो भी रिस्क हैं उसको क्या कर सके, हम लोगों तक बता सके, ताकि वो एक अवेयर्ड सिटीजन के तौर पे अपना जो भी डिसीजंस है वो ले सके या पार्टिसिपेट कर सके। चाहे वो इन्वेस्टर्स की बात हो जो इस फील्ड में इन्वेस्ट करेंगे, क्रिप्टो करेंसी या ऑनलाइन गेमिंग, या फिर वो किसी इंडिविजुअल की बात हो जैसे प्लेयर्स हो गए या अदर स्टेक होल्डर्स। तो इससे जुड़ा क्या करेगा, ये एक तरीका आउटरीच इनिशिएटिव है या फिर अवेयरनेस ये क्रिएट करेगा, लोगों में जनरेट करेगा। चूँकि हम जानते हैं क्रिप्टो करेंसीज अभी हाल के कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा टर्मोइल देखने को मिला, काफ़ी तेज़ी से गिरावट देखने को मिला।
तो एक तरीके से इससे भी कई सारे रिस्क जुड़े हुए हैं क्रिप्टो करेंसी। जैसे एक तो इसका जो रिस्क है काफ़ी एनोनिमस होता है ये, ठीक है, एनोनिमिटी हो गया, वोलेटाइल नेचर हो गया इसका, ठीक है, वोलेटाइल नेचर हो गया, और साथ साथ इट इज़ वेरी हार्ड टू डिटेक्ट कि ट्रांजैक्शंस कहाँ से हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। और बहुत सारे साइबर क्राइम्स भी इससे जुड़े हो सकते हैं, जैसे टेररिज्म फंडिंग, वहाँ पे इसका यूज़ हो सकता है। तो इस तरीके से या इस वजह से इस अवेयरनेस का और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। ओके, आइए देखते हैं इस अथॉरिटी के बारे में। तो ये काम क्या करता है, एक तरीके से अवेयरनेस जनरेट करता है इन्वेस्टर्स को, एक तरीके से इन्वेस्टर एजुकेशन, और उनको प्रोटेक्ट करेगा इन्वेस्टर्स को। और इसकी अगर बात करें तो इसको इस अथॉरिटी को 2016 में इस्टेब्लिश किया गया था। किस एक्ट के प्रोविजन के तहत? अगर उसकी बात करें तो कंपनीज एक्ट 2013, उसके तहत इसको लाया गया था, इस अथॉरिटी को, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड है, इसको क्या करेगा, इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करेगा। इस फंड को किस तरीके से यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बेसिस पे ये काम करेगा। ओके, तो इस फंड के तहत जो भी अनपेड या अनक्लेम्ड अमाउंट्स होते हैं, जो किसी कंपनी में क्या कहते हैं, किसी कंपनी से जुड़े होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उसको क्या किया जाता है, इसमें क्रेडिट कर दिया जाता है। जिसका कोई क्या है, जो ऐसे अमाउंट जो जिसको कोई क्लेम नहीं करता, तो उस अमाउंट को इस पर्टिकुलर फंड में रखा जाता है, और फिर बाद में इस फंड का यूज़ अलग अलग चीज़ों के लिए किया जाता है, जैसे अवेयरनेस जनरेट करने के लिए, या फिर इसको रिफंड भी किया जाता है बाद में। ओके, तो इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के तहत क्या करता है, ये आता है। किस मिनिस्ट्री के तहत? कॉरपोरेट अफेयर्स। और ये प्रोएक्टिव अप्रोच को क्या करता है, अप्लाई करता है इन ऑर्डर टू जनरेट द अवेयरनेस। प्रोएक्टिव मतलब पहले से ही हम क्या करें, सतर्क कर सके लोगों को, ताकि वो अवेयर रहे, आगे आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स है, दिक्कतें हैं या खतरा है, उनको पहले से ही क्या कर सके, सचेत कर सके। आइए आगे देखते हैं। तो एक तरीके से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पर्टिकुलर अथॉरिटी की, तो इस फंड को क्या करेगा, एडमिनिस्टर करेगा। और जो इसमें जो भी फंड्स है, इट ऑल्सो क्या करता है, इट मेक्स रिफंड्स ऑफ शेयर्स क्या करेगा, रिफंड करेगा इन्वेस्टर्स को, अगर उनका पता चला, या अनक्लेम्ड डिविडेंड्स जो है उनको इसमें क्रेडिट किया जाएगा। साथ ही साथ जो मैच्योर्ड या डिपॉजिट्स हैं या डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स मतलब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, कम से कम 10 साल या उनसे ज़्यादा, उसकी बात करते हैं हम डिबेंचर्स में। किसको ये रिफंड या करने की बात कर रहा है, ट्रांसफ़र करने की बात कर रहा है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं। और क्या करेगा, उनको क्या करेगा, अवेयरनेस जनरेट करेगा एमंग इन्वेस्टर्स, ताकि आगे के लिए वो ध्यान दें। तो आइए सवाल देखते हैं। सवाल कहता है, विद रेफरेंस टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, इस अथॉरिटी के बारे में बात कर रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखते हैं स्टेटमेंट्स। पहला है, इट वर्क्स अंडर द एगिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू प्रमोट अवेयरनेस एमंग इन्वेस्टर्स। कहता है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा लाया जाता है, और ये इन्वेस्टर्स के बीच अवेयरनेस को जनरेट करेगा या प्रमोट करेगा। इस स्टेटमेंट की अगर बात करें तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज ये बॉडी या ये अथॉरिटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ किसके तहत आती है, कॉरपोरेट अफेयर्स के तहत, अभी हमने पढ़ा, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। सेकंड कहता है, इट हैज़ बीन फॉर्म्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये भी हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ से जो हमारा आंसर निकल के आता है, चूंकि हमें करेक्ट ऑप्शन पूछा है, तो यहाँ ओनली 2, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो वासेनार अरेंजमेंट से जुड़ा हुआ है। क्यों ये न्यूज़ में था, जैसा कि आप ये न्यूज़ हेडलाइन देख रहे हैं, अब इंडिया जो है अब 1 साल के लिए 1 जनवरी 2023 से इसकी जो प्लेनरी जो मीटिंग होती है हर साल एनुअली जो होता है, उसको क्या करेगा, चेयर करेगा। मतलब उसका चेयरमैनशिप 1 साल के लिए किसके पास रहेगा,
इंडिया के पास रहेगा। तो आइए इसके बारे में जानते हैं, इस अरेंजमेंट के बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात करते हैं। तो इंडिया इसका कब मेंबर बना, अगर इसकी बात करें तो 2017 में, मतलब इंडिया को 5 साल क्या हो गए हैं, पूरे हो गए हैं इस अरेंजमेंट का हिस्सा बने हुए। ओके, तो एक तरीके से ये क्या है, ये अरेंजमेंट क्या है, वॉलंटरी एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम के तौर पे काम करता है। जो भी एक्सपोर्ट होते हैं, जो भी आर्म्स के रिलेटेड एक्सपोर्ट होते हैं, उनके डुअल यूज़ या अदर टेक्नोलॉजीज़ हो गए, तो उनसे जुड़े चीज़ों पे ये बात करता है, उनको कंट्रोल करता है ये ग्रुप। और इसके तहत अगर बात करें तो 42 मेंबर्स हैं। और इसके इस्टेब्लिशमेंट की अगर बात की जाए, ये 1996 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका जो सेक्रेटेरिएट है, जो ऑफिस है, कहाँ पे है, वियना, जो कि ऑस्ट्रिया में पड़ता है, जो कि एक यूरोपियन क्या है, कंट्री है। ओके, तो ये काम क्या करता है, एक तरीके से ये वॉलंटरी और साथ ही साथ मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम है। मल्टीलेटरल का क्या मीनिंग है, मतलब बहुत सारे कंट्रीज जो हैं इसके पार्ट हैं या इसका हिस्सा है, इस एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम का, जो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं रेगुलेट करते हैं जो भी टेक्नोलॉजीज़ है, किससे जुड़े, जिससे कि कोई खतरा ना हो, जो जैसे वेपन्स हो गए, तो उनसे जुड़े चीज़ों से ये डील करता है, ताकि जो ग्लोबल जो सेफ्टी या सिक्योरिटी है या रीजनल सिक्योरिटी है उसको मेंटेन किया जा सके। ओके, तो एक तरीके से ये इट विल प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, जो भी मेंबर्स हैं उनके बीच ट्रांसपेरेंसी हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उनकी ग्रेट और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। किस चीज़ से जुड़ा, ट्रांसफ़र ऑफ कन्वेंशनल आर्म्स, जो नॉर्मली यूज़ होते हैं, उनकी बात, उन आर्म्स की बात हो रही है, उन्हीं से जुड़ा ये क्या है, एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम है। उनके एक्सपोर्ट को कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा। एंड डुअल यूज़ ऑफ गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज। डुअल यूज़ से क्या मतलब है, अगर इसकी बात करें तो डुअल यूज़ का मतलब वो सिविल पर्पसेस के लिए भी यूज़ हो रहा हो और साथ ही साथ मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी क्या कर रहा हो, यूज़ किया जा रहा हो। तो ये डुअल यूजेस का मतलब ये है। तो इनको क्या करेगा, इनके एक्सपोर्ट को कंट्रोल करेगा ये बॉडी या ये इंस्टीट्यूशन जो भी है। पहले बताया 42 मेंबर्स है इसमें। तो ये मेंबर्स जो हैं एक दूसरे से क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, इन सब टेक्नोलॉजी से जुड़े या जो भी कन्वेंशनल आर्म्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं उनकी नॉलेज सबको देनी पड़ेगी। ओके, एक तरीके से क्या है, जिम्मेदारी और ज़्यादा पहले से क्या होता है, जिम्मेदारी हो जाती है इन देश की, इन मेंबर्स की, जिसका कि अब इंडिया भी एक हिस्सा बन चुका है। तो इसमें जो भी वेपन्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, ये उनके यूज़, डुअल यूज़, सब के बारे में डिटेल बताना पड़ेगा। ओके, ताकि जो एरिया है उसको डिस्टेबलाइज होने से बचाया जा सके। तो ये जो इसकी प्लेनरी मीटिंग है वही क्या है, मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है। और डिसीजन अगर किस तरीके से अगर लिया जाता है, अगर उसकी बात करें तो कंसेंसस बेसिस पे, मतलब सबकी क्या होगी, वहाँ पे सबकी राय ली जाएगी और उसी के बेसिस पे ही जो है डिसीजन कोई भी लिया जाएगा इस मीटिंग के द्वारा। ये जो हर साल प्लेनरी मीटिंग होती है। और इसके अगर मेंबरशिप की बात करें तो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं, उनमें अगर बात करें तो उनमें सभी जो हैं एक्सेप्ट चाइना को छोड़ के सारे क्या हैं, मेंबर्स है या इसका हिस्सा है वासेनार अरेंजमेंट का। और चाइना क्या है, इसका हिस्सा नहीं है, जैसा कि हम मैप में भी देख सकते हैं, चाइना इसका हिस्सा क्या है, नहीं है। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो जाता। तो इस चीज़ को भी क्या करना है, हमें ध्यान में रखना है। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो हमने कहा 2017 में ज्वाइन किया गया था और ये 42nd पार्टिसिपेंट है या मेंबर है इस अरेंजमेंट का। और मेंबरशिप से इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, अगर इसके बारे में बात करें तो इंडिया विल हैव एक्सेस टू जो भी सेंसिटिव गुड्स हैं या टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो खासकर से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उनके पास है, जो लीडिंग प्लेयर्स हैं टेक्नोलॉजी के फील्ड में या वेपन के फील्ड में, वो इंडिया को क्या हो सकेगा, मिल सकेगा या एक तरीके से एक्सेस मिल पाएगा इंडिया को। और साथ ही साथ इंडिया जो है एक तरीके से साथ मिल के काम करेगा अदर मेंबर्स जो भी हैं उनके साथ, ताकि जो रीजनल और इंटरनेशनल या ग्लोबल सिक्योरिटी है उसको स्टेबल
कर सके, ताकि वो एक तरीके से पीसफुल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए इसका इंडिया भी एक पार्टनर या हिस्सेदार बन सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि वासेनार अरेंजमेंट के अलावा और भी बहुत सारे एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजीम्स है, रूल्स है या रेगुलेशंस है या बॉडीज हैं, उनके बारे में भी अगर हम एक बार देखें, एक ओवरव्यू ले, तो पहला उसमें से हमारा न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप आ जाता है, जो कि न्यूक्लियर रिलेटेड टेक्नोलॉजी से डील करता है, उसके एक्सपोर्ट से। अगर इसकी बात करें तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये हमें ध्यान देना है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू एनपीटी, दैट इज जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, इंडिया उसका सिग्नेटरी नहीं है। और चूंकि ये क्या है, इसका सिग्नेटरी होना या एक प्री रिक्विजिट कंडीशन है एनएसजी का मेंबर बनना, इसी वजह से इंडिया क्या है, मेंबर अभी तक नहीं है। बट इंडिया चाहता है कि वो इसका मेंबर बने, ताकि उसको जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं इस फील्ड में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज, उसको एक्सेस मिल सके। आइए दूसरा देखते हैं, एक ऑस्ट्रेलिया ग्रुप भी एक क्या है, एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम है। ये डील करता है केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन से या टेक्नोलॉजी से डील करता है, और इंडिया इसका हिस्सा है। ओके, इंडिया इज पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप। और वहीं तीसरा है हमारा मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम, दैट इज MTCR। इसके बारे में हमने सुना है, इंडिया इसका हिस्सा है। कब बना? 2016 में इंडिया इसका पार्ट बना, और ये डील करता है मेनली जो रॉकेट्स या जो एरियल व्हीकल्स हैं, अदर एरियल व्हीकल्स, उनसे डील करता है, उनके एक्सपोर्ट कंट्रोल के से रिलेटेड, उनके डिलीवरी ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, तो ये इनसे डील करता है। और वहीं एक जो है जैंगर कमिटी है, जैंगर कमिटी, ये क्या करता है, इट कीप्स अ ट्रिगर लिस्ट ऑफ जो भी न्यूक्लियर रिलेटेड मटेरियल्स हो, उनकी एक लिस्ट इसके पास रहती है, तैयार रहता है। ओके, तो ये भी उसके क्या करता है, ट्रांसफर से डील करता है, जो भी न्यूक्लियर रिलेटेड मटेरियल्स हैं। और इंडिया क्या है, इसका हिस्सा नहीं है, इंडिया इज नॉट मेंबर ऑफ जैंगर कमिटी। इसमें ज़्यादातर जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जैसे US हो गया, UK हो गया, ये सारे क्या है, इसके फाउंडर एक तरीके से कहें तो मेंबर्स हैं। ओके, आइए क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वासेनार अरेंजमेंट। पहला स्टेटमेंट है, ऑल द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल आर मेंबर्स टू द अरेंजमेंट। सभी जो परमानेंट काउंसिल मेंबर्स है UN के, यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के, वो क्या है, इसके मेंबर्स हैं। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत है। हमने अभी पहले देखा कि चाइना इसका हिस्सा नहीं है, और चूंकि चाइना P5 का हिस्सा है, एक पार्ट है, मेंबर है, इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। फाइन। वहीं दूसरा स्टेटमेंट कहता है, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द वासेनार अरेंजमेंट। इंडिया क्या है, इसका एक हिस्सा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो कह रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज या आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो कौन सा करेक्ट है यहां हमारा, दूसरा। तो और आंसर विल बी बी, दैट इज ओनली 2, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, तो ये हमारा आज के टॉपिक्स थे, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो इस तरीके से आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं ख़त्म होता है। फिर हम आपके साथ क्या है, नेक्स्ट डे नए टॉपिक्स के साथ आएंगे, नए क्वेश्चंस के साथ आएंगे, जो हमारे अगर यूपीएससी के लेवल से देखें या स्टैंडर्ड से देखें, तो वो टॉपिक्स क्या करेंगे, मैच करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि एक और इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहते हैं, जैसा कि 7 जनवरी से हमारे यहाँ क्या किया जा रहा है, यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, जो डेडिकेटेड प्रीलिम्स के लिए क्या है, ये कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। और इसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क के तहत लाया गया है, जिससे आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में, जो कि एक काफ़ी लोगों के लिए एक हर्डल, एक मेजर हर्डल है, उसको पार कर पाए, उसको क्रॉस कर सके और फाइनली मेंस के लिए बैठ सके, ताकि जो यूपीएससी का जो ड्रीम है उसको अचीव कर पाए या उसको एक रियलिटी में क्या कर सके, तब्दील कर सके। तो इसके लिए आप अगर इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो नंबर्स दिए गए हैं वहाँ से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप
क्लियर कर सकते हैं। और इस अगर कोर्स की बात करें तो ये इसमें आपको सेलेक्टेड ऑफिसर्स के द्वारा पढ़ाया जाएगा, ठीक है, वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन आपसे क्या है, जो सेलेक्टेड, जिन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई कर चुके हैं जो, या जो सेलेक्टेड है इनफैक्ट, वो आपको पढ़ाएंगे, जिससे कि आपकी जो तैयारी है, आपको क्या पढ़ना चाहिए, आपको क्या नहीं पढ़ना चाहिए, उसके बारे में पता चलेगा। ओके, तो ये ओवरऑल ये चीज़ें हैं इसके बारे में, ये आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी। तो इसी के साथ एंड करते हैं सेशन। थैंक यू, जय हिंद।